नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अननोन पेट्रियट्स में। साल था 2017, दिसंबर का महीना। शाम के 7 बजे एक बहुत ही जानी मानी ईरानियन पत्रकार अपने होटल के कमरे में अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज उन्हें मौका मिला था 7 सालों के इंतज़ार के बाद उनसे मिलने का, जिन्हें बड़े बड़े सुपर पावर भी ढूंढ ना सका। उनका नाम था खोमेनी। जी हाँ दोस्तों, 7 सालों के इंतज़ार के बाद ये महिला पत्रकार को ये मौका मिलता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी से वो मिल सके। वो पूरे हिजाब में, अकॉर्डिंग टू जो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला था ईरान के रूल बुक के अनुसार, वो उनका जो अबाया होता है हिजाब में पूरी तरह तैयार बैठी थी। वो बहुत नर्वस थी, उस ठंड के मौसम में भी उन्हें पसीना आ रहा था और उनके लिटरली हाथ कांप रहे थे। उसी समय दो लेडी ऑफिसर्स आती हैं और उन्हें एस्कॉर्ट करके एक गाड़ी की तरफ ले जाती है और उन्हें उस गाड़ी में बैठने को, पीछे वाली सीट में बैठने को कहा जाता है और दोनों तरफ वो लेडी ऑफिसर्स उनके साथ बैठ जाती हैं। और उसके बाद लगभग 4 गाड़ियों का एक काफ़िला होता है जो उन्हें स्कॉट करते हुए होटल रूम से उन्हें ले जाता है और एक ऑलमोस्ट महल नुमा जगह पे पहुंचने के बाद वो उतरती हैं और एक लॉबी से गुजरने के बाद एक हॉल के अंदर उन्हें बैठने को कहा जाता है। उसके बाद उन्हें चाय और अखरोट ऑफ़र किया जाता है। वो बैठ के काफ़ी देर तक वेट कर रही थी ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी से मिलने का। उन्हें स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई थी कि जब आप खोमेनी से मिले तो नज़रें मिला के उनसे बात ना करें, जब पूछा जाए तो ही उसका जवाब दें, खुद से कोई सवाल ना पूछें। ये सारे इंस्ट्रक्शन वो बार बार अपने मन में रिपीट कर रही थी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बस थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खुलता है, ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी का एंट्री होता है। खोमेनी इशारा करते हैं कि आप अपना सीट पे बैठ जाएं। उसके बाद खोमेनी बताते हैं कि उनकी लिखी हुई एक किताब वो पढ़े हैं और उससे वो बहुत खुश हैं कि ईरान का जो शिया वर्जन ऑफ द जो इस्लामिक वर्ल्ड है, उसको वो कैसे प्रमोट कर रही हैं, इस चीज़ से वो बहुत ही प्रभावित हुए। उसके बाद और वो कुछ बात करते हैं और उसके बाद वो ये बताते हैं कि कैसे डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि ईरान इज़राइल पे हमला करेगा, क्योंकि ये मुस्तकबिल में लिखी हुई है, ये उनका मानना था। और वो आज नहीं तो कल वो इज़राइल पे हमला करेंगे और पूरे इज़राइल को बर्बाद कर देंगे। ये सारी चीज़ें खोमेनी बताते हैं उस महिला पत्रकार को। उसके बाद वो मीटिंग ख़त्म होती है और खोमेनी वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और उस मीटिंग के बाद मानो जैसे इस महिला पत्रकार के जान में जान आई, क्योंकि वो इतनी घबराई हुई थी, इतनी नर्वस थी कि वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। खैर, ये मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है और उसके बाद मानो इस महिला पत्रकार के नाम पे कसीदे पढ़े जाने लगे पूरे ईरान में। बड़े बड़े अखबारों में, तेहरान टाइम्स में, khomeini.ir जो खोमेनी का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे उनके बारे में लिखा जाने लगा।
तेहरान टाइम्स में लिखा जाने लगा कि कैसे सुप्रीम लीडर से इन्होंने मुलाकात की, और उनका कद जर्नलिस्टिक दुनिया में और इवन द हाईएस्ट रैंक ऑफ ईरानियन हुज हु, वहाँ पे उनका पूरा कद बहुत बढ़ गया। वो हर सीक्रेट जो ग्रुप्स हैं, हर दरवाजे उनके लिए खुल गए। अब आते हैं इस महिला के बैकग्राउंड पे। इस महिला का नाम था कैथरीन पर्स सत्ता। ये एक्चुअली पैदा हुई थी इज़राइल में, और इनके नाना और दादा दोनों ही बेसिकली होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। ये ज्यूइश परिवार से आती थी, और ये बहुत ही कंजर्वेटिव ज्यूइश परिवार, क्योंकि इनके नाना और दादा दोनों ने ही होलोकॉस्ट को देखा था। उसके बाद वो लोग फ्रांस माइग्रेट कर जाते हैं, बचपन उनका फ्रांस में बीतता है। और इनके फादर जो थे वो एक लिबरल जीव थे। उसके बाद फ्रांस में उनकी इनिशियल पढ़ाई होती है, और ये कैथरीन चली जाती हैं लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए इन साइकोलॉजी करती हैं, और उसके बाद वो फिनांस में भी वो डिग्री लेती हैं। अच्छा, लंदन में रहते समय इनकी जो मुलाकात है ये एक यमनी मुस्लिम लड़के से होती है, और उसके बाद वो शादी करती हैं, और वो मात्र 20 साल की उम्र में जो है वो कन्वर्ट कर जाती है इस्लाम में। और वो बहुत ही ज़ोर शोर से जितने भी इस्लामिक जो लिटरेचर्स हैं उनको वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है, और वो हिजाब को फॉलो करना, हर इस्लामिक ट्रेडिशन को फॉलो करना, बहुत ही कट्टर तरीके से अपने आप को वो इस्लामिक वेशभूषा से लेके हर तरीके से अपने आप को ढालने लगती है, और इस्लामिक चर्चाएं वो करने लगती हैं, वो इस्लामिक गैदरिंग्स में जाने लगती हैं। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ही वो एक कट्टर मुस्लिम महिला वो बन चुकी होती है। चीज़ें ऐसी ही कट रही थी, लेकिन और इस दौरान इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। पर कुछ सालों के बाद ही इनकी जो वैवाहिक संबंध है इसमें कुछ खटास आती है, और ये डिवोर्स लेने का फैसला करती हैं। ये डिवोर्स लेती हैं, और उसके बाद वो ईरान जाने का सोचती हैं। अच्छा, इसमें ये बता दूं, जो यमनी लड़के से जो कैथरीन ने शादी की थी, शी कन्वर्टेड टू सुन्नी इस्लाम। अब वो डिवोर्स करती हैं, और स्ट्रेंजली वो ईरान जाती हैं, और वहाँ जाते ही वो अपने आप को शिया जो फ़िरका है उसमें वो कन्वर्ट कर लेती हैं। और उसके बाद से जितने भी शिया इस्लाम के लिटरेचर है वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है। उसके बारे में, चूँकि उन्होंने जर्नलिज़्म का भी कोर्स कर रखा था, उसके बाद शिया जो आइडियोलॉजी है उससे वो बहुत प्रभावित दिखती हैं, और वो लिटरेचर को पढ़ती हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लॉग लिखना स्टार्ट करती हैं, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे पेपर्स में लिखना स्टार्ट करती हैं। उनके कलम में इतनी ताकत थी कि धीरे धीरे बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं कैथरीन की राइटिंग से। धीरे धीरे इनका कद बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे वो जैसे जैसे कद बढ़ता है वो राइट विंग, कंप्लीट ईरानियन शिया आइडियोलॉजी का राइट विंग की एक माउथ पीस बनती हुई चली जाती है। वो राइट विंग की दो जो फेमस न्यूज़ पोर्टल था, मशरिक न्यूज़ और तशरीक न्यूज़, इन दोनों में उनको लिखने का मौका मिलता है, और उससे उन्हें एक बहुत ही वाइड जो ऑडियंस है वो मिलता है। और इनकी लेखनी में वो ताकत थी कि धीरे धीरे न्यूज़ इंटरव्यूज़ में, डिबेट्स में, इवन के इंटरनेशनल बीबीसी से लेके सीएनएन, हर जगह पे जो ईरानियन पक्ष को रखने के लिए, क्योंकि शी वॉज़ वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश,
एक वेस्टर्न जो न्यूज़ चैनल है बीबीसी, सीएनएन, वहाँ पे भी वो बहुत शिया और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत हीटेड डिबेट करती थी और बहुत ही वेहेमेंटली अपना पक्ष को रखती थी। तो धीरे धीरे ऐसे ही कद उनका बढ़ता चला गया। इसी दौरान उन्होंने दो ईरान के पक्ष में एक कंप्लीट राइट विंग दो किताबें लिखी, बहुत ही रेडिकल शिया इस्लामिक व्यू पे दो किताबें लिखी। एक किताब का उनका नाम था अरेबियाज राइज और दूसरे किताब का नाम था फ्रॉम मक्का टू करबला। ये दोनों किताब की जो ख्याति है वो पूरे ईरान में और पूरे मिडल ईस्ट में वो आग की तरह फैलने लगी। हर तरफ इनकी चर्चा होने लगी और इन किताबों से प्रभावित होके उन्हें तेहरान टाइम्स में लिखने का भी मौका मिल गया। और उसके बाद जो फाइनल स्टेज आया कि khomeini.ir, जो खोमेनी का अपना ऑफिशियल जो वेबसाइट था, वहाँ पे भी वो ऑफिशियल राइटर बन गई और अपनी जो रेडिकल राइट विंग शिया सोच है वो वहाँ पे लिखना वो स्टार्ट कर देती है। उसके बाद एक बहुत क्रूशियल पॉइंट आता है जहाँ पे वहाँ के इंटरनल मिनिस्टर का इंटरव्यू करने का उनको मौका मिलता है। तो वो मीडिया के ज़रिए धीरे धीरे मिनिस्टर्स में भी अपना नाम बढ़ाती चली गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये इससे वो ये नहीं कर पा रही थी जो वो करना चाह रही थी। असल में जो यमेनी लड़के से जो वो डिवोर्स करके ईरान आई थी, ये दोस्तों कोई घरेलू झगड़े के कारण वो डिवोर्स करके सुन्नी मुस्लिम से शिया मुस्लिम बन के ईरान नहीं आई थी। ये एक सोचा समझा 10 साल का एक प्लान था। वो पहले मुस्लिम बनी, उस यमनी लड़के से शादी करती है, उसके बाद वो इस्लाम में आती हैं और वो जानबूझ के उस शादी को तोड़ती हैं। तोड़ के सुन्नी फ़िरके से शिया फ़िरके में जाती हैं। उसके बाद ईरान में उनको एंट्री मिलती है। ये एक सोची समझी उनकी चाल थी। ये एक 10 साल का एक पार्ट ऑफ द प्लानिंग था। अब चूँकि वो धीरे धीरे जर्नलिस्टिक दुनिया में और लेखनी के दुनिया में उनका नाम बढ़ रहा था, लेकिन इससे उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए वो रिलीजन और अपने लेखनी के पावर के बावजूद भी जो चीज़ मिस कर रही थी, उस चीज़ को पाने के लिए दोस्तों वो यूज़ करती हैं अपने ब्यूटी का। पहले उन्होंने यूज़ किया अपने ब्रेन का, अपने कलम का, लेकिन उससे वो पावरफुल लोगों के बीच में तो पहुंची, लेकिन सीक्रेट्स तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब वो यूज़ करने वाली हैं अपनी ब्यूटी का। और ईरान में और मुस्लिम वर्ल्ड में एक चीज़ चलती है, मुत्ता निकाह, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, कि आप किसी के साथ 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट का एक बीवी और शौहर का जो है रिलेशन तैयार हो जाता है। और कैथरीन ने वहाँ लगभग 100 ईरान के इस्टेब्लिशमेंट के, चाहे वो कमांडर हो, रिवोल्यूशनरी गार्ड के बड़े बड़े ऑफिसर्स हों, बिजनेसमैन हो, साइंटिस्ट्स हों, मिनिस्टर्स हों, सबको उन्होंने मुत्ता निकाह का ऑफ़र दिया। और ऐसे ही लगभग 100 मुत्ता निकाह जो है ये ईरानियन पावरफुल लोगों के साथ किया। अब वो मीडिया के बोर्डरूम से बेडरूम में घुस चुकी थी। अब वहाँ हर कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज से वो साइकोलॉजी जानती थी और वो धीरे धीरे उन मिनिस्टर से, कमांडर से, जिनसे भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल शादी की, उनसे वो अंदर की सीक्रेट निकालना स्टार्ट कर दी थी। और वो एक पे एक के बाद एक शादी करती चली जा रही थी।
बेडरूम से वो सीक्रेट्स को निकाल रही थी और वो सीक्रेट जो है मोसाद के हेडक्वार्टर में रिकॉर्ड हो रहा था। किसी को ये तनिक भी कोई इल्म ना था कि वो ये क्या कर रही हैं, क्योंकि वो तब तक ईरान के पूरे टॉप लेवल पे वो इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी। उनके लिए हर जगह का रास्ता खुल गया था। और उसके बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब कैथरीन इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू करती है। उसके बाद मानो उनके लिए एक पूरा जो भी क्लोज डोर्स थे वो खुल जाते हैं और उनका एक्सेस और टॉप लेवल पे पहुंचता चला जाता है। और उनकी जो खूबसूरती की बात जो है वो और धीरे धीरे फैलता चला जाता है। और बड़े बड़े ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स जो हैं वो उनसे मुद्दा निकाह करने के लिए आतुर होने लगते हैं, क्योंकि वो सबको पता था कि कैथरीन जो हैं वो कुछ कुछ दिन पे वो मुद्दा निकाह करती। और अल्टीमेटली वो दिन आया। ऐसे करते करते ईरान में 7 साल बीत गए थे और अल्टीमेटली 2017 आता है, जब वो फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद वो खुमैनी से मिलते हैं। और मानो ये करने के बाद उनका जो है कैथरीन का मिशन पूरा हो जाता है। जैसे ही खोमेनी के साथ मीटिंग होती है वो एकदम ईरानियन सीक्रेट लेवल के एकदम टॉप पे पहुंच जाती है। उनके लिए हर दरवाज़ा खुल जाता है। ऐसा कोई सीक्रेट वॉल्ट नहीं है जहां तक का एक्सेस कैथरीन के पास ना हो। 2017 से लेके 2022 तक वो 5 साल वो हर सीक्रेट चैम्बर में घुसती है, हर मिनिस्टर से मिलती है, रिवोल्यूशनरी गार्ड के साइंटिस्ट से। वो हर जगह का पता लगाती है कि कहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, कहाँ पे ड्रोन के बेसिस हैं, कहाँ पे मिसाइल्स हैं। हर एक पॉइंट, हर एक लोकेशन, हर एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हर चीज़ का वो पता करती हैं। और वो जाता है मोसाद के हेडक्वार्टर में। ये 5 साल हर चीज़ का जानकारी वो जुगाड़ करती हैं। उसके बाद एक दिन 2022 में वो अचानक ईरान से फ्रांस के लिए निकल जाती है। अब तक ईरान में किसी को ये ना पता था कि कैथरीन की एक्चुअल सच्चाई क्या है। पर हद तब हो जाती है कि 2022 के दिसंबर में कैथरीन सत्काम एक इंटरव्यू देती है टाइम्स ऑफ इज़राइल में। और वहाँ वो दिखाई देती हैं एक कम्प्लीटली वेस्टर्न ड्रेस में। ना वहाँ कोई हिजाब था, ना कोई अबाया था। और वो ये कम्प्लीटली खुलेआम दावा करती हैं कि मैंने इस्लाम सिर्फ ईरान में पेनिट्रेट करने के लिए, उनके सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए मैंने कबूल किया था। और हाँ, मैंने उनके टॉप लेवल तक मैंने पेनिट्रेट किया, हर वो जानकारी ली, उन्हें बेवकूफ़ बनाया और वहाँ से मैं वापस आ गई। इसके बाद मानो ईरान में हड़कंप मच जाता है। और उनके जितने भी कैथरीन के लिए गए जितने भी इंटरव्यूज़ थे, ब्लॉग्स थे, लेख थे, उनको रातों रात उनको डिलीट की जाती है। पर जो बर्बादी होनी थी वो हो चुकी थी। अब इसका असर ये देखा जाता है कि ईरान के ही एक होटल में जो हमास के जो सुप्रीम थे, आपके इस्माइल हानिया, उनकी एक्यूरेट मौत होती है होटल रूम में। हिजबुल्लाह के जो आपके कमांडर थे उनकी मौत हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो ये ईरान और इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उनमें चुन चुन के लगभग 30 के ऊपर न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड टॉप जनरल्स की हत्या की जाती है। ये कोई यूं ही हत्या जो है कि एक कोई बिल्डिंग है उस पर बम गिरा, ऐसा नहीं। वो एक एक जानकारी उसमें होती है कि बिल्डिंग में भी किस कमरे में है, वहाँ तक की जानकारी इनके पास होती है। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि तब तक तो कैथरीन ईरान से जा चुकी थी। लेकिन बात ये पता चलती है कि कैथरीन 2022 के पहले तक अपने नीचे में
एक स्पाइस का एक कंप्लीट नेटवर्क को वो क्रिएट करके जा चुकी थी, जिससे वो ईरान के हर तबके में, हर मिलिट्री जनरल से लेके टॉप साइंटिस्ट के घर के बेडरूम से लेके किचन तक हर जगह का वो उनको एक्सेस मिल चुका था। और यही वो कारण है कि इज़राइल और ईरान के इस युद्ध में एक ही रात में 9 के ऊपर टॉप जो मिलिट्री साइंटिस्ट्स हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको मार दिया जाता है, टॉप जनरल्स को ख़त्म कर दिया जाता है। ड्रोन को ईरान में ही ड्रोन को लॉन्च करके उनके जो ड्रोन बेसिस हैं और मिसाइल बेसिस हैं उनको ख़त्म किया जाता है। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी दोस्तों सिर्फ सैटेलाइट मॉनिटरिंग से नहीं आ सकती है। इसके लिए चाहिए होता है कंप्लीट ह्यूमन इंटेलिजेंस, और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी एकदम टॉप लेवल का, जो कंप्लीटली इनसाइड आउट इन्फिल्ट्रेट कर सके। तो ये है दोस्तों स्टोरी कैथरीन पर्स सदकाम की। इनका दर्जा मोसाद में वहाँ पहुँच चुका है जैसे एली कोहेन एक स्पाई हुआ करते थे, जो सीरिया पहुँच के वो सीरिया के प्रेसिडेंट बनने वाले थे, और लास्ट में वो पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी दी जाती है, जिनको कि मोसाद के नंबर 1 स्पाई का उन्हें दर्जा दिया जाता है, जो परिश्रम और जो सैक्रिफाइस एली कोहेन ने की थी। और कैथरीन पर्स सदकाम की भी जो सैक्रिफाइस है, जो ट्रेनिंग है, ये जो 10 साल का मेहनत है कि खोमेनी तक उनका एक्सेस हो जाता है जहाँ पे अमेरिका भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ तक घुस के सकुशल वो वापस भी आ जाती हैं, सारा इंफॉर्मेशन जुटाती हैं, और ईरान और इज़राइल के युद्ध में वो एक क्रिटिकल रोल निभाती हैं ईरान को धूल चटाने में। इसके अलावा हमास के चीफ जो इस्माइल हानिया है, उनके डेथ में, और हिजबुल्लाह के जो कमांडर है उनके अपने सीक्रेट बेस पे जो उनको मारा जाता है, इन दोनों के पीछे कैथरीन का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। ऐसे ही रोचक घटनाओं को हम आपके सामने बार बार लेते आएंगे, और आने वाले एपिसोड्स में हम ऐसे ही देखेंगे कि कैसे हमारे रॉ के भी जावाज़ है, जो दुश्मन देश में जाके ऐसे ऑपरेशंस करते रहते हैं, और ऐसी ही घटनाओं को हम लाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक मैं आनंद रूपम आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।